Hey everyone, welcome to the new video. So today's our topic is New Kings and Kingdoms, Class 7th, Part 1. See, this video will contain the Part 1 and the coming video which you will get will contain the Part 2. I mean that the second part will have the few topics and in this part I have covered the few topics so that like आपका video ये बहुत lengthy ना हो जाए. Okay. So before starting the video, I will request you, if you're liking my educational content, you can subscribe to my channel, you can like, you can share. Okay, but if the content is not useful for you, you can share to those people who are in the weight of this type of content, because education is a life shaper. With this, entering to our video, let's see what the chapter is all about, what the new kings and the kingdoms mean. See, basically the rough idea I want to give you that in this chapter we will look कि 7th century में, okay, 7th century में न्यू किंग्स कैसे अराइज होते हैं, वो अपने किंगडम्स को कैसे स्प्रेड करते हैं इंडियन कॉन्टिनेंट पे. सी, किंग्स का यही एक फंडा होता था कि लाइक जितनी ज़्यादा लैंड उनके पास होगा, जितना ज़्यादा वेल्थ उनके पास होगा, वो उतना किंग पावरफुल होगा. ओके, सो इस चक्कर में वो लड़ाई करना, ये सब कुछ करके वो वेल्थ इकट्ठे करने में ही लगे रहते थे. सो हियर वी विल टॉक ऑल अबाउट द न्यू किंग्स कैसे आए, किंगडम्स कैसे बना. So before that, I want to show you one map of India. See, this map is of 7th century and if you will compare with the 21st century, जो आज के डेट में हमारे पास है, it's like quite different. Okay, because आज जो हमारे पास 21st century का map है, it is not having the king rule. It is not having the king rule. We are having the democratic government rule over here in the India. So here you can see ये 7th century का map है and you can see the here Rashtrakutas. Okay, so Rashtrakutas are the dynasty, एक name है dynasty का. Similarly we are having the Cholas over here, Cheras, Pandyas, and over here Gujara, Pratiharas, then Chahamanas. Why I am showing you these names, because in the coming content you will find this all names. ओके, सो ये सारे डायनेस्टीज थे, अपने अपने जगह पे रूल करते थे. सो ये सारे किंग्स थे, राइट. अब इनका किंग्स का यही एक वो होता था कि वो अपने पावर को एक्सटेंड करना अलग अलग इलाकों में. ठीक है, एंड अगर आपको एक्सटेंड करना है तो डेफिनेटली आपको वॉर करना पड़ेगा सामने वाले किंग से, एंड अगर वॉर में आप जीत जाते हो तो आपको ये लैंड मिल जाएगी. ठीक है, बट अगर आप हार जाते हो तो आपका लैंड देना पड़ेगा. सो इस तरीके से किंग्स हारते थे, जीतते थे. सो डिपेंडिंग ऑन दिस कुछ किंग्स को पावरफुल किंग्स कहा जाता है, कुछ किंग्स को लेस पावरफुल कहा जाता है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट दे वर हैविंग द किंगडम साइज. ओके, जो ज़्यादा किंग पावरफुल होता था उसके पास किंगडम की साइज बहुत ज़्यादा होती थी. फाइन, सो एंटरिंग टू द वीडियो. सो हियर वी विल सी that new dynasties arise कैसे हुई. फॉर एग्जाम्पल अगर एक किंग है एंड किंग का सन है तो डेफिनेटली किंग का सन आने वाले जनरेशन में वही किंग बनने वाला है. बट बहुत सारे डायनेस्टीज एंड किंग्स कहाँ से आए. ओके, सो बेसिकली 7th सेंचुरी में क्या हुआ, जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे, फाइन, बिग लैंडलॉर्ड्स मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ज़मीनें होती हैं, टू दैट किंग्स क्या करने लगे, उनको एक्नॉलेजेस करने लगे, उनको सबऑर्डिनेट्स बोलने लगे खुद का. सबऑर्डिनेट्स मतलब वो किंग जितना पावरफुल तो नहीं बट थोड़ा बहुत पावरफुल, और रिलेटिवली हम बोल सकते हैं किंग जितना पावरफुल नहीं बट लाइक किंग के एक नीचे लेवल वाला पावर उनके पास होता था. सो जो बिग लैंडलॉर्ड्स थे वो, हालांकि किंग्स ने ही इनको घोषित किया था कि यू आर द सबऑर्डिनेट्स ऑफ द किंग, यू कैन कॉल्ड योर सेल्फ एज अ सबऑर्डिनेट ऑफ द किंग्स, एंड द सबऑर्डिनेट मतलब समानतास. ओके, एंड जो ये बिग लैंडलॉर्ड्स थे अब वो किंग्स के सबऑर्डिनेट्स हो गए तो डेफिनेटली उनमें थोड़ा सा पावर आ गया, वेल्थ आ गया. सो एंड टू देमसेल्फ वो उन्होंने खुद को ही क्या घोषित कर दिया, महामंडलेश्वरा या महासमानतास. ओके, सो हियर द स्टोरी गोज लाइक किंग होता है,
किंग क्या बनाता है, सबऑर्डिनेट्स बनाता है। सबऑर्डिनेट किसको बनाता है, बिग लैंडलॉर्ड्स को बनाता है, राइट। एंड बिग लैंडलॉर्ड्स को सबऑर्डिनेट्स मीन्स समांतास। नाउ समांतस जो पीपल्स थे, बिग लैंडलॉर्ड्स, खुद को क्या घोषित करते हैं, महामंडलेश्वरा और महासमांतास। फाइन। नाउ राष्ट्रकूटा इन द डेक्कन प्लेट्यू, सी हमने देखा था राष्ट्रकूटा, यहाँ पे देखा था, दिस रीजन इज डेक्कन प्लेट्यू, यू ऑलरेडी नो। सो दिस रीजन इज डेक्कन प्लेट्यू। सो राष्ट्रकूटा जो डायनेस्टी थी वो डेक्कन प्लेट्यू में थी। एंड इनिशियली अगर देखा जाए तो चालुक्य के सबऑर्डिनेट्स थे। ये कौन थे, चालुक्य के सबऑर्डिनेट्स थे। सी हियर इन द टू लाइन इट इज़ एक्सप्लेन दैट कि सबऑर्डिनेट्स कौन थे, समांतास कौन थे। फिर उन्होंने यहाँ पे बताया है कि राष्ट्रकूटास एक सबऑर्डिनेट थे चालुक्यस के। ओके, चालुक्य जो किंग था उन्होंने सबऑर्डिनेट्स बनाए थे। एंड लाइक उन सबऑर्डिनेट्स के पास एक सबऑर्डिनेट्स आर ऑल्सो नोन एज समांतास। सबऑर्डिनेट्स इन द लेटर पीरियड उनके पास इतना पावर आ जाता है, इतना वेल्थ आ जाता है कि वो एक न्यू किंगडम बना लेते हैं, अपना एक न्यू डायनेस्टी बना लेते हैं। सो यू कैन से दैट इस तरीके से ये एक डायनेस्टी बनी। इसी तरीके से काफ़ी और भी डायनेस्टीज बनी हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, राइट। इट्स क्लियर अप टू हियर। नाउ सिमिलरली ऐसे बहुत सारे डायनेस्टीज आए, बहुत सारे किंगडम्स बने। एंड हियर सम ऑफ द नेम्स इट इज बीन गिवन लाइक गुजारा प्रतिहारा, हरिश्चंद्र were Brahmanas who gave the traditional professions and took to army, successfully establishing kingdoms in Karnataka and Rajasthan respectively. See, Gujaras and Pratiharas क्या थे? They were near the Gujarat and the Rajasthan. See this one. सो ये भी एक काइंड ऑफ सबऑर्डिनेट से किंग्स के कहीं ना कहीं किसी सेंचुरी में। एंड लाइक लेटर ऑन धीरे धीरे उनके पास पावर बढ़ती गई, वेल्थ बढ़ता गया एंड उन्होंने भी अपने आप को एक एम्पायर घोषित कर दिया, अपना एक डायनेस्टी बना लिया इन्होंने। सो हियर वी हैव सीन द टू डायनेस्टी। पहला हमने देखा राष्ट्रकूटास, फिर हमने देखा गुजारा प्रतिहारा। ऐसे आगे और भी डायनेस्टीज आएंगे, दैट्स व्हाई आई हैव शोन यू द मैप। नाउ ये सारे जो किंगडम्स होते थे या डायनेस्टीज़ होती थी, ये खुद का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाते थे, उनका जो ऑफिशियल वर्क होता था कैसे चलता था, उनको पैसे कहाँ से आते थे, कौन उनको पैसे देते थे, ठीक है। सो द किंग विच इमर्ज अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स सच एज महाराजा, अधिराजा। जैसे हमने सबऑर्डिनेट्स का देखा कि सबऑर्डिनेट्स वेर द बिग लैंडलॉर्ड्स, खुद को वो क्या डिक्लेयर कर देते हैं। सो जो ये किंग्स थे इमर्ज होने लगे एंड दे अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स, महाराजा, अधिराजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती एंड सो ऑन। लाइक हमने देखा था सबऑर्डिनेट्स खुद को क्या डिक्लेयर कर चुके थे कि महामंडलेश्वरा या महासमांतस एंड सो ऑन। ओके, सो किंग ऑल्सो शेयर पावर विद देयर समांतस एज वेल एज एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट्स, ट्रेडर्स एंड द ब्राह्मणस। लाइक किंग्स के पास जो पावर होती थी, दे हैव गिवन टू द पीजेंट्स ऑल्सो, ट्रेडर्स ऑल्सो एंड द ब्राह्मणास ऑल्सो। नाउ रेवेन्यू वॉज इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस। रेवेन्यूज डेफिनेटली अगर किसी चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो सो टैक्सेस कलेक्ट करते थे किंग्स, बिकॉज लाइक अगर पूरे विलेज को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, अपने किंगडम को चलाना है, इतने सारे उनके सोल्जर्स होते थे, इतने सारे एनिमल्स वगैरह लाइक हॉर्सेस, एलिफेंट्स वगैरह होते थे जो वॉर के लिए इन लोग यूज़ करते थे। तो उनको सब हर एक चीज़ें मेंटेन करने के लिए उनको कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए होते थे, ठीक है। सो दिस टैक्सेस दे वर कलेक्टिंग फ्रॉम द विलेज पीपल्स, और जो भी एग्रीकल्चर करते थे या उनके इलाके में लाइक उनके किंगडम में जो भी लोग रहते थे अपने अपने हिस्से का टैक्सेस भरते थे। फाइन, सो दिस वॉज लाइक टैक्सेस वॉज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर द किंग्स। मतलब किंग्स को पैसे कहाँ से मिलते थे, अलग अलग टैक्सेस के थ्रू मिलते थे। नाउ ये रिसोर्सेज या ये जो रेवेन्यूज़ होता था, फाइनेंस मिलता था या टैक्सेस के थ्रू जो इनको पैसे मिलते थे, तो किंग्स इसको क्या करते थे, किंग्स दे यूज टू डू द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स एंड द टेम्पल्स। वो टेम्पल्स बनाते थे, फोर्ट्स बनाते थे एंड जिस पे अपना अपना लाइक अपने खुद का नाम लिखते थे। क्योंकि आज अगर हमें पता है कि ये फोर्ट ये डायनेस्टी ने बनाया है, ये फोर्ट उस डायनेस्टी ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं एवरी फोर्ट पे वो अपना डिटेल छोड़ते थे ताकि आने वाले जनरेशन को ये पता चले कि वो
कौन से किंग कितने पावरफुल थे, कौन से किंग ज़्यादा लाइक उनके पास कितने सोल्जर्स थे, या लाइक हाउ द पावर वॉज देयर, एंड वो उन्होंने कितना रूल किया है, कितने सालों तक रूल किया है, एंड व्हाट वाज ऑल द लिविंग स्टाइल एंड एवरीथिंग। जो भी फोर्ट्स वगैरह होते थे, सी फोर्ट्स एंड वगैरह से हमें कैसे पता चलता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं दे डिटेक्ट दैट ये कितने साल पुराना है, यहाँ पे किसने रूल किया है, कौन से डायनेस्टी ने रूल किया है, वो कितना पावरफुल था, उस वक्त कौन से एनिमल्स थे, क्या थे, एवरीथिंग कम्स आउट बाय द आर्कियोलॉजिस्ट जब ये डिस्कवर करते हैं तो। एंड आज के डेट में अगर देखें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। Now what is प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स? नाउ सी प्रशस्तिज मतलब क्या होता है, प्रेज करना किसी चीज़ को, और एक रिटन कंटेंट होता था। ये कौन लिखता था, जो लर्न ब्राह्मणस थे ना, जो नॉलेजेबल ब्राह्मणस थे, बहुत इंटेलिजेंट्स लोग थे, जो जो किंग्स के कोर्ट में रहते थे, उन लोग प्रशस्तिज लिखते थे। प्रशस्तिज में ये लिखा जाता था कि वो जो किंग है वो कितना पावरफुल है, जबकि लिटरली वो ट्रू नहीं होता था। वो जो भी लिखते थे लिटरली वो ट्रू नहीं होता था, बिकॉज अगर तुम किसी किंग के सामने तुम अगर उसका प्रेजिंग करोगे, उसकी तारीफ़ करोगे, तो डेफिनेटली अच्छा लगेगा उसे। ओके, सो ये जो लर्न ब्राह्मणास थे ये ऐसे ही करते थे, एंड वो उनके लिए बुक्स में लिखते थे। वो बुक्स में इसलिए लिखते थे कि आने वाली जो जनरेशन है वो उनको देखे, उनसे पता चले कि वो किंग कितना पावरफुल था। Okay, so the processes contain detail that may not be literally true. What they tell us how do you respond to defend themselves as valiant victorious warrior. मतलब ये बुक्स में या ये जो प्रशस्ति कंटेंट कॉन्टेक्स्ट रहता था, इसमें ये बताया जाता था कि किंग्स कितना विक्टोरियस वॉरियर था। ओके, सो नथिंग एल्स, बस प्रशस्तिज ये है कि कुछ रिटन कॉन्टेक्स्ट होते थे जो लर्न ब्राह्मणस लिखते थे, एंड इसके अंदर कुछ बातें ऐसी भी लिखी हुई, मतलब हाइपर चीज़ें भी लिखी हुई है कि लाइक किंग ने वो चीज़ नहीं किया है, फिर भी प्रेजिंग के लिए ब्राह्मणस ने उस चीज़ को उसमें इंक्लूड कर दिया है। ना वॉरफेयर फॉर वेल्थ, वॉरफेयर फॉर द वेल्थ इट मीन दैट कि जो पूरी लड़ाई हुई है, पूरे झगड़े हुए हैं कि लाइक हमने पहले देखा, आगे की स्लाइड्स में हमने देखा था कि जिसके पास जितना ज़्यादा इलाका होगा, जितना ज़्यादा लैंड होगा, वो उतना ज़्यादा किंग पावरफुल होगा। सो वॉरफेयर लाइक पहले किंग तो छोटा, मतलब लाइक दे वर एट द स्मॉल, उनकी स्मॉल डायनेस्टी होती है, स्मॉल एम्पायर होता है, बट धीरे धीरे उनका क्या होता है, ईयर बाय ईयर उनका एक्सटेंशन बढ़ता जाता है। अगर वो वॉर जीत जाते हैं तो वो दूसरों का या लाइक उनमें डीलिंग होती है। अगर आप वॉर हार जाते हो तो आपको इतना देना पड़ेगा लैंड, अगर आप वॉर जीत जाते हो तो आपको इतना मिल जाएगा। सो इस टाइप के कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। सो इस तरीके से उनका वो जो किंगडम्स है वो बढ़ता रहता है, बढ़ता था, कम होता था। इट वॉज लाइक दैट। नाउ सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली, आई विल शो यू द मैप इन द मैप ऑल्सो कि कनौज कहाँ पे है, एंड गंगा वैली के नियर अबाउट है। सो यहाँ पे क्या थे, गुज्जारस, प्रतिहार, राष्ट्रकूटा एंड जो पाला डायनेस्टी थे, ये तीनों ने, ये जो तीनों डायनेस्टीज़ है, ये तीनों ने वहाँ पे लड़ाई की। क्यों? बिकॉज कनौज पे उनको कंट्रोल चाहिए था, कनौज उनके कब्जे में करना था उनको। गुज्जारस सोच रहे थे हमारे अंडर आ जाए, राष्ट्रकूटा सोच रहे थे हमारे अंडर आ जाए, पाला डायनेस्टी सोच रहे थे हमारे अंडर आ जाए। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे 3 डायनेस्टीज थे, इसलिए इसे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। वेट, आई विल शो यू इन द मैप वेयर दिस 3 डायनेस्टीज आर, एंड कनौज कहाँ पे है। सी, यू कैन सी कनौज इज ओवर हियर, राष्ट्रकूटा यहाँ पे है, गुज्जर प्रतिहार्स यहाँ पे है, पालाज यहाँ पे। सो यू कैन से दैट कि ये जो 3 थे, ये तीनों ने इस सिर्फ ये प्लेस के लिए लड़ाई की थी कि ये प्लेस इनके अंडर में आ जाए। ओके, सो फाइनली दिस थिंग इज कॉल्ड एज अ ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, बिकॉज यहाँ पे 3 डायनेस्टीज ने लड़ाई किया था। ना रूलर ऑल्सो ट्राई टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। हमने देखा कि जब रूलर्स होते हैं, रूलर्स के पास जो भी रेवेन्यू आता था वो फोर्ट्स एंड टेम्पल्स बनाते थे, एंड लाइक उनका यही एक वो होता था कि लोगों को पता चले कि किंग कितना पावरफुल है,
या किंग के पास कितना रिसोर्सेज है। जो भी जिनके किंगडम में बहुत बड़ी टेम्पल्स होगी, बहुत बड़ा एवरीथिंग होगा, सो दैट किंग्स दैट टेम्पल विल वो जो किंग रहेगा वो काफ़ी पावरफुल रहेगा। इट्स लाइक शो ऑफ ज़्यादा करते थे वो ना। वैसे ही एक सुल्तान महमूद ऑफ गज़ानी, सुल्तान्स मतलब लाइक एक किंग रूलर टाइप। ओके, सो मोहम्मद ऑफ गज़ानी अफ़गानिस्तान से दिस पर्सन एक्सटेंडेड कंट्रोल। ये ऐसे किंग्स है कि जो अलग अलग इलाके में जाके ज़मीन को हड़प लेना या ज़मीन को अपने कब्ज़े में कर लेना, ये ऐसा करते थे। सो लाइक ये इन्होंने अपना कंट्रोल कहाँ से एक्सटेंड किया? सेंट्रल एशिया, ईरान, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ओके, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। सो इतने सारे प्लेसेस इन्होंने क्या किए थे? अपने कब्जे में कर लिए थे। तो डेफिनेटली अगर किसी के अंडर में इतना बड़ा इलाका होगा तो डेफिनेटली वो रीच होगा। सो एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही रेडेड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये हर साल हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में आता था एंड क्या करता था? जो हमारे यहाँ पे जो वेल्दी टेम्पल्स थे, करेक्ट दिस, हाँ, वेल्दी स्पेलिंग इज रॉन्ग ओवर हियर। सो दिस सुल्तान मोहम्मद ऑफ गज़ानी अफ़गानिस्तान से था। ये जब भी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता था रेडिंग करने के लिए, तो हर साल वो आता था एंड लाइक द टारगेट इसका यही था कि हमारे यहाँ पे जो वेल्दी टेम्पल्स है उसे लूट के लेके जाना। उसमें जो भी सोना होते थे, मनी होता था, गोल्ड्स होते थे, जो भी सिल्वर वगैरह जो भी रहता था उसे लेके जाना। एंड लाइक उसने अपने अफ़गानिस्तान में स्प्लेंडेड कैपिटल बनाया था गज़ानी प्लेस पे। सो बेसिकली स्पेशली योर नेम इज़ मेंशन, जो गुजरात में सोमनाथ टेम्पल है उसको इन्होंने रेड किया था काफ़ी बार, 10 या 12 टाइम्स वो आए थे वहाँ से चोरी करके, जो भी गोल्ड्स है, मनी है, वो सारा लेके गए थे। एंड स्कॉलर नेम अल बरूनी टू राइट एन अकाउंट। सी, अगर मोहम्मद गज़ानी, ये जो मोहम्मद ऑफ गज़ानी है ये किंग है, तो हमने देखा था किंग अपने कोर्ट में लर्न ब्राह्मणास रखते थे प्रोसेसेस लिखवाने के लिए। तो सिमिलरली ये जो किंग था इसके पास भी एक पर्सन था जो स्कॉलर नेम वाज अल बरूनी, उसका नाम अल बरूनी था, टू राइट एन अकाउंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट द अरबिक वर्क नोन एज किताब उल हिंद। इन्होंने अल बरूनी से, किसने? मोहम्मद गज़ानी ने अल बरूनी से एक किताब लिखवाई थी। उस किताब का नाम था किताब उल हिंद। उसमें ये डिस्क्राइब करवाया था उससे कि मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे इतना रिच पर्सन हूँ। सो इट वॉज लाइक दिस किताब उल हिंद कंसिस्ट ऑफ द मोहम्मद ऑफ गज़ानी। वो किसके बारे में सब कुछ था? मोहम्मद ऑफ गज़ानी के बारे में लिखवाया था। उसने खुद के बारे में, अपने बारे में लिखवाया था कि मैं कितना पावरफुल हूँ, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास कितने ट्रेजरी है एंड एवरीथिंग। एंड ये किसने किताब उल हिंद किसने लिखा था? अल बरूनी ने लिखा था। नाउ सिमिलरली जैसे ये किंग है एक, वैसे ही अदर किंग्स भी आते हैं एंड वेरी फेमसली चहामानास को हम चौहान्स भी कहते हैं। एंड हु रूल्ड द दिल्ली एंड अजमेर वाला जो रीजन है वो ये इलाका इन्होंने रूल किया था। सो चौहान्स। एंड बेस्ट चहामाना रूलर वॉज पृथ्वीराज थर्ड। जो पृथ्वीराज थर्ड है वो चहामाना या चौहान डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जो दिल्ली एंड अजमेर वाला इलाका इन्होंने रूल किया था। एंड द ईयर इज़ 1168 to 1192। इन्होंने मोहम्मद गोरी को डिफीट किया था बट ही लॉस्ट। ये बैटल्स होते थे, बहुत सारे ऐसे बैटल्स होते। मोहम्मद गोरी, यहाँ पे मोहम्मद गज़ानी था, ओके, ये अफ़गानिस्तान से आया था। सो एंड लाइक समवॉट मोहम्मद गोरी इज़ अ डिफरेंट पर्सन। ये भी अफ़गानिस्तान या इस लाइक नॉर्थ वेस्टर्न साइड से ही एंटर हुआ था। लाइक इट एंटर टू द दिल्ली एंड अजमेर। दिल्ली एंड अजमेर में कौन थे? चौहान्स थे, लाइक पृथ्वीराज चौहान्स थे। सो उस एरिया को, उस इलाके को अपने कब्ज़े में करने के लिए तो दे फाइटेड द बैटल्स। एंड उस बैटल में पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया, फर्स्ट बैटल में मोहम्मद गोरी को। बट ही लॉस्ट टू हिम इन द नेक्स्ट बैटल इन 1192।
ओके पहला जो बैटल होता है, पहला जो वॉर होता है उसमें तो पृथ्वीराज जीत जाता है, बट जो नेक्स्ट बैटल होता है, सी मोहम्मद लाइक ये जो किंग्स होते थे जो बाहर से आते थे या तो जो इंडिया के किंग्स होते थे, जब जब लड़ाई करते थे, जब तक वो जीतते नहीं थे तब तक वो बार बार वॉर करते ही रहते थे। सो जब सेकेंड टाइम मोहम्मद गौरी ने वॉर किया पृथ्वीराज चौहान पे, तो पृथ्वीराज चौहान हार गया। सो अगर वो हार जाते हैं तो अपना लैंड उनको देना पड़ता है। So I hope so you liked my video, and thank you for watching. And if you like my educational this content, or if you're liking all the content whatever I'm uploading, you can subscribe to my channel, you can share it and like it. सी अगर ये कंटेंट आपके लिए वैल्यूबल नहीं है तो बट आई गेस देर आर द स्टूडेंट्स और देर आर द पर्सन हु आर इन द सर्च ऑफ दिस काइंड ऑफ द कंटेंट, यू कैन शेयर टू दोज पर्सन। आप उस चीज़ को शेयर कर सकते हो, ओके, बिकॉज लाइक शेयरिंग विल नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग। सो शेयरिंग से हम नॉलेज स्प्रेड कर रहे हैं, सो सोसाइटी विल बिकम अ नॉलेजेबल वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।